एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल ऑफ द डिसेबल्ड। चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में जो आपके 3 थीम्स दिए गए थे, वुमेन्स, दलित एंड ट्राइबल्स, इनसे रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया था। उनने कैसे अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाई, कैसे स्ट्रगल किया, ये सारा कुछ हमने समझ लिया था। अब हम बात करेंगे डिसेबल्ड पर्सन्स की, या फिर अक्सर आपने सुना होगा दिव्यांग लोग या विकलांग लोग जो होते हैं, हम उनके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। क्या स्ट्रगल्स होते हैं उनकी लाइफ के, कैसे वो भी अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं अक्सर, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। Okay, so the differently abled are not disabled only because they are physically or mentally impaired, but also because society is built in a manner that does not cater to their needs. अब ये जो differently abled persons हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हैं, ये डिसेबल्ड सिर्फ इसलिए नहीं है, इन्हें हम जो है दिव्य अंग, अच्छा ध्यान से सुनिएगा सभी वर्ड्स का, हर एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे। दिव्य अंग या दिव्यांग या विकलांग, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अलग नहीं है क्योंकि उनमें फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस होते हैं या फिजिकली या मेंटली वो इम्पेयर्ड हैं, बाकी सभी की तरह नहीं है, बल्कि सोसाइटी इज बिल्ट इन अ मैनर दैट डज नॉट कैटर टू देयर नीड्स, बल्कि वो इसलिए भी जो है डिसेबल्ड हैं क्योंकि समाज उनके हिसाब से नहीं है, या जो समाज है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी वो डिसेबल्ड हैं। यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, मेंटली हैं, फिजिकली हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनसे अलग हैं, और अलग होने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि उनमें मेंटल और फिजिकल डिफरेंसेस हैं, बल्कि ये भी है कि समाज ने एक ऐसा बोले इन्वायरमेंट बना रखा है जहां पर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और वो डिसेबल्ड ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? समाज में डिसेबल्ड पर्सन्स की बात हम कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम वुमेन्स की या मेंस की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो एक आपका होता है सेक्स जो है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, एक है आपका जेंडर जो कि समाज द्वारा बनाया गया है। सेक्स यानी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, और जेंडर यानी कि सोशल रोल्स और स्टीरियोटाइप्स मेड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन और मेन, ठीक है, जहां पर सोसाइटी में मेल्स फीमेल्स के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं। वैसे ही जब हम डिसेबल्ड पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो एक तो ये कि उनमें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, हम कह सकते हैं उनमें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज हैं या वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक समाज ने उनके लिए इस तरह का इन्वायरमेंट या वातावरण बना के रखा हुआ है जिसके अंदर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और वो वैसे के वैसे ही हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड ही हैं। In contrast to the struggle over Dalit, Adivasi or women's rights, the rights of the disabled have been recognized only very recently. जैसे हमने दलित के बारे में पढ़ा, आदिवासी के बारे में पढ़ा, वुमेन्स राइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, दलित स्ट्रगल पढ़ा हमने, कैसे SC/ST एक्ट आया, आदिवासी स्ट्रगल हमने पढ़ा, वुमेन्स के लिए ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उनके लिए आवाज हमेशा से उठती आई। और एक चीज हमने देखी कि कहीं ना कहीं इनके राइट्स की जो बात है वो बहुत पहले से हो रही है, शायद मतलब ऐसे ही ऊपर देखें तो कॉलोनियल टाइम्स से ही इनको लेके आवाज उठाई जा रही है, इनके स्ट्रगल को जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनका जो इशू है वो अभी अभी बिल्कुल लाइमलाइट में आया है, उसकी बात हमने अभी अभी करना शुरू करी है। Yet in all historical periods, in all societies, there have been people who are disabled. और अब ऐसा तो है नहीं कि disabled persons सिर्फ अभी अभी होना स्टार्ट हुए हैं। डिसेबिलिटी या disabled persons हर एक सोसाइटी में मौजूद होते हैं और हर एक समय पे हमें देखने को मिले हैं हिस्टोरिकली, अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें तो। लेकिन फिर भी इनके अधिकारों की बात या इनके लिए आवाज़ जो है वो अभी अभी उठना शुरू हुई है, ठीक है, किसके लिए? डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। One of the leading activists and scholars of disability in the Indian context is अनीता घई। यहाँ पर आपको अनीता घई का पिक्चर दिख रहा है।
इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं या जो डिसेबिलिटी होती है उसको लेके एक बहुत ही मजबूत आवाज अगर किसी ने उठाई या बहुत ही लीडिंग एक्टिविस्ट कोई रही तो वो थी अनीता घई। अनीता घई के साथ में ऐसे ढेर सारी एट्रोसिटीज हुई, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसके बाद उन्होंने डिसेबल्ड पर्सन्स की इश्यूज को उठाना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनीता घई ने कहा कि अक्सर जब हम बाहर जाते हैं, डिसेबल्ड पर्सन जब हम बाहर जाते हैं तो जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होती हैं वो डिसेबल्ड पर्सन्स के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। ठीक है, अक्सर हमने देखा है जो टॉयलेट्स होती है उसमें एक मेल्स होता है, एक फीमेल्स वाला कैबिन होता है, ठीक है, इस तरह से सेपरेटेड होती है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ये पर्टिकुलर टॉयलेट जो है ये डिसेबल्ड पर्सन्स यूज कर सकते हैं, वो उनके यूज टू नहीं होती हैं। इसलिए अक्सर जब वो बाहर जाती थी तो वो पानी नहीं पीती थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा पानी पियेंगे तो उन्हें टॉयलेट यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ चीजें थी, इस तरह के इश्यूज उन्होंने उठाए। एक बार जब वो कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही होंगी तो एयर इंडिया उनको व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, तो उन्होंने कहा कि आप यूं ही क्रॉल करके जाइए इस डामर के ऊपर से। तो इस तरह मतलब ये एक जो सिचुएशन थी ये बहुत ही एम्बैरेसिंग थी अनीता घई के लिए। और इस जगह कोई भी होता, कोई भी पर्सन होता कि मान लीजिए आप चल नहीं सकते हैं, मान लीजिए आप चल नहीं सकते हैं और वहां आपको सुविधा ना प्रोवाइड की जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप रेंग के चले जाइए या जैसे आपसे बने आप वैसे चले जाइए, तो वो आपके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा, वो इनजस्टिस भी होगा। ठीक है, एज एन ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वो इनजस्टिस भी होगा। तो ऐसे ही ढेर सारी चीजें जब इनके साथ में हुई, डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ में हुई, तो उनके अधिकारों के लिए आवाज उठना स्टार्ट हो जाती है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? अनीता घई। The very term disabled is significant because it draws attention to the fact that public perception of the disabled needs to be questioned. अब यहाँ हम disabled की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सो ये जो टर्म है डिसेबल्ड, ये सिग्निफिकेंट तो है ही, ये सिग्निफिकेंट तो है ही, लेकिन इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस एक फॉर्म में क्या है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है डिसेबल्ड पर्सन्स को लेके, समाज किस तरह से सोचता है, समाज किस नजरिए से देखता है डिसेबल्ड पर्सन्स को, उसकी क्या सोच है डिसेबल्ड को लेके। अक्सर आपने भी देखा होगा, आप बाहर जाते होंगे या आपके घर के आसपास या शायद आपके घर में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो डिसेबल्ड होंगे, मेंटली होंगे या फिजिकली होंगे, अपना काम खुद से नहीं कर पाते होंगे या अक्सर चीजों को नहीं समझ पाते होंगे। तो उनको लेके समाज किस तरह का एक परसेप्शन रखता है, कैसे उनको अनुभव करता है, ये सारा चीज मतलब इस एक चीज पर डिस्कशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसेबल्ड हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन उनको समाज में किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है ये एक चीज जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सो here are some common features central to the public perception of disability all over the world. अब यहाँ हम कुछ perceptions के बारे में जानेंगे कि किस तरह की एक राय बनाई जाती है, किस तरह की एक अनुभूति होती है disabled persons को देख के all over the world। हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कुछ इसी तरह का सिनेरियो है या perceptions है disabled persons को लेके। जैसे for example, first, disability is understood as a biological given। अब ये एक चीज मानी जाती है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो वो उसके बायोलॉजिकल फीचर्स की वजह से है, यानी कि जन्म से ही उसमें किसी तरह का कोई जो है एक तरीके से कहें ऐसा कोई भिन्न अंग होगा या फिर उसे कोई चीज पूरी तरह से नहीं मिली होगी, कुछ तो भी ऐसा रहा होगा उसके जन्म से ही, इसीलिए बायोलॉजिकली वो अनफिट है या डिफरेंटली एबल्ड है। यानी कि जो विकलांग या दिव्यांग लोग होते हैं उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बायोलॉजिकली उनको मिली है, ठीक है, उनके जन्म से ही वो एक चीज उन्हें मिली है। Whenever a disabled person is confronted with problems, it is taken for granted that problems originate from his or her impairment. जब भी कोई disabled person जो है, जब भी कोई disabled person है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन है,
वो चल नहीं सकता, तो अब वो व्हील चेयर का यूज करता है। अब उस पर्सन को, मान लीजिए उस एक पर्सन को जो है बस में चढ़ना है और कहीं जाना है बस से, तो उस पर्सन को बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी, किस तरह से उठेगा, कोई पर्सन उसकी हेल्प करेंगे तभी वो उठ पाएंगे, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो क्या एक चीज मानी जाती है कि क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं इसलिए उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। समाज में ऐसा माना जाता है, या पब्लिक परसेप्शन ये है कि क्योंकि वो इम्पेयर्ड हैं, उनके पास में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, इसीलिए उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसे बहुत कैजुअली लिया जाता है। द डिसेबल्ड पर्सन इज सीन एज अ विक्टिम। हम जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, हम उसको एक शिकारी की तरह मानते हैं कि मतलब हम उसको एक विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं कि वो इनके साथ में जो है बहुत गलत हुआ है, ये बहुत बेचारे हैं, इस तरह से हम उन्हें ट्रीट करते हैं। Disability is supposed to be linked with the disabled individual's self-perception। अब जो डिसेबिलिटी है, जो विकलांगता है, उसे आपको विकलांग व्यक्ति के परसेप्शन से समझा जाता है कि उन्हें किस तरह की अनुभूति होगी, किस तरह का अनुभव होता होगा, उनके सेल्फ परसेप्शन से चीज़ों को देखा जाता है। द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प। और जब आप इस डिसेबिलिटी के पूरे चीज़ को समझेंगे, अभी हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि डिसेबल्ड पर्सन्स को जो है वो नीड की ज़रूरत है, दे नीड हेल्प। और यही परसेप्शंस पूरे वर्ल्ड में चलते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। नाउ इन इंडिया लेबल सच एज डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, क्रिपल्ड, ब्लाइंड एंड डेफ आर यूज्ड सिनोनिमसली। इंडिया की हम बात करें तो डिसेबल्ड है यानी कि विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, या फिर क्रिपल्ड है, अपंग है, या फिर देख नहीं सकता, या फिर सुन नहीं सकता। इस तरह के वर्ड्स, मतलब ये मैं बहुत ही अच्छे से बोल के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इन वर्ड्स को बहुत ही एक तरीके से कहें इंसल्टिंग फॉर्म में भी कहा जाता है। अक्सर आपने सुने होंगे ऐसे वर्ड्स। ये वर्ड्स को यूज करना भी बहुत डेरोगेटरी है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो उसे यूज करना भी जरूरी है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि ऐसा बोला जाता है, अरे वो तो अंधा है, वो तो लंगड़ा है, वो तो बहरा है, वो तो काना है। इस तरह के वर्ड्स सिनोनिमसली यूज करके जो है डिसेबल्ड पर्सन्स की कहीं ना कहीं इंसल्ट की जाती है। ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन्स की कहीं ना कहीं इंसल्ट की जाती है, उनको एक तरह से नीचा फील कराया जाता है। ठीक है, एक तरफ पूरे वर्ल्ड में परसेप्शन बनाए जाते हैं और इस तरह के वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें, ऑफन दीज टर्म्स आर हर्ल्ड एट पीपल एज इंसल्ट्स इन अ कल्चर दैट लुक्स अप टू बॉडीली परफेक्शन। ऑल डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्ट बॉडी सिग्निफाई एबनॉर्मैलिटी, डिफेक्ट एंड डिस्टॉर्शन। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां बॉडीली परफेक्शन को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप कैसे दिखते हैं, अक्सर आपने ये चीजें भी सुनी होंगी कि जैसे यहाँ पर एक सेकंड के लिए इस टॉपिक को हम छोड़ दें तो अक्सर आपने अपने घरों में भी ये चीजें सुनी होंगी, आपके रिश्तेदारों से सुनी होंगी, बाहर भी सुनी होंगी कि अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, ओ उनकी नाक का शेप जो है वो थोड़ा कुछ इस तरह से है, उनकी नाक जो है बड़ी है, उनकी आंखें जो हैं छोटी हैं, उनके जो कान हैं वो इस तरह से बड़े हैं। ठीक है, या फिर उनका नेक जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिराफ जैसा लगता है, या फिर आपने ऐसा सुना होगा कि उनकी बॉडी शेप में नहीं है। ठीक है, वो अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा मतलब अच्छी खासी हेल्थ है उसकी, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, तो उसको ऐसा बोलेंगे, देखिए आप कितने मोटे होते जा रहे हैं, आपकी बॉडी का कोई साइज नहीं है। आपने शुगर फ्री का ऐड देखा होगा जहां पे ऐसे शुगर फ्री की डिजाइन को ऐसे करके दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि आपकी बॉडी जो है कुछ इस शेप में होनी चाहिए, दिखाया जाता है ना ये चीजें कि आपकी बॉडी कुछ इस शेप में होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें ये क्या दिखाती है, बॉडीली परफेक्शंस। आपकी बॉडी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई नुस्ख ना निकाल पाए, इस तरह की होनी चाहिए। और एक ऐसे समाज में जहां हम बॉडीली परफेक्शन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यदि कोई पर्सन उस परफेक्शन से थोड़ा सा भी अलग जाता है तो हम इसको एबनॉर्मल, डिफेक्ट या डिस्टॉर्शन मानते हैं। हम इसे कैसे मानते हैं कि ये एबनॉर्मैलिटी है, डिफेक्ट है, डिस्टॉर्शन है। लेबल सच एज बेचारा एसेंचुएट द विक्टिम स्टेटस फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। अब यहाँ पर जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, अरे वो बेचारा देखो ऐसा नहीं कर पाता है, वो बेचारा देख नहीं सकता है, वो बेचारा चल नहीं सकता है, वो तो बहुत ही, मतलब आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के ऊपर तरस खा रहे हैं। ठीक है, वो डिसेबल्ड है
जैसे मान लीजिए मैं डिसेबल्ड हूँ, मान लीजिए मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरा एक हाथ नहीं है, मान लीजिए ऐसे मैं मान लेती हूँ कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैं डिसेबल्ड हूँ, तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दैट माई लाइफ कि हाँ भाई ये मेरे साथ में ऐसा ही है और मुझे ऐसे ही जीवन जीना है, मैं आगे अपना पूरा जीवन इस तरह से ही जीऊंगी। लेकिन जो दूसरा कोई पर्सन मुझे देख रहा होगा, कहीं ना कहीं वो ऐसे सोचेंगे कि अरे बेचारी का तो हाथ ही नहीं है, बेचारी एक ही हाथ से काम कर पाती है, इसकी तो अब कोई जीवन ही नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरे ऊपर तरस खाया जा रहा है, तो मुझे और ज्यादा विक्टिम फील कराया जा रहा है कि मेरे साथ में जो है गलत हुआ है। और ऐसा अक्सर डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ में समाज में होता है, समाज अक्सर ऐसी चीजें जो है फील करवाते हैं डिसेबल्ड पर्सन्स को। द रूट्स ऑफ सच एटीट्यूड्स लाई इन द कल्चरल कंसेप्शन दैट व्यूज एन इम्पेयर्ड बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ फेट। और ये जो सारा कुछ चल रहा है डिसेबिलिटी को लेके, ये जो कंसेप्शंस बनाए जा रहे हैं, परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं, ये सभी किस्मत से जोड़ दिए जाते हैं। अक्सर आपने भी ये बातें सुनी होगी, ऐसा कहा जाता है कि यार ये उनकी किस्मत ही ऐसी है, उनकी किस्मत में ही, उनके भाग्य में ही ऐसा लिखा था कि उन्हें आंखें नहीं मिलेंगी या फिर उन्हें जो है वो सुन नहीं पाएंगे, ये उनकी डेस्टिनी थी, ये उनका फेट था, उनका भाग्य था। डेस्टिनी इज सीन एज द कल्प्रिट एंड डिसेबल्ड पर्सन आर विक्टिम्स। अब यहाँ पर जो है भाग्य को दोषी बना दिया जाता है कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है वो दोषी है, जिसकी वजह से आप डिसेबल्ड हैं, और जो डिसेबल्ड पर्सन है वो यहाँ पर शिकारी बन जाता है। ठीक है, इस तरह से सोसाइटी में पूरा एक सिनेरियो है या परसेप्शन है डिसेबल्ड पर्सन्स को लेके। द कॉमन परसेप्शन व्यूज डिसेबिलिटी एज रेट्रीब्यूशन फॉर पास्ट कर्म फ्रॉम विच देयर कैन बी नो रेप्रीव। और इससे भी ज्यादा सीवियर फॉर्म कब आता है, जब ये एक चीज कही जाती है कि आप डिसेबल्ड इसलिए हो, आप डिसेबल्ड इसलिए हो क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी सजा आपको अब भुगतने को मिल रही है। ऐसी चीजें भी अक्सर कही जाती हैं। मतलब हम सभी इस समाज का हिस्सा हैं, हम सभी इस समाज में रहते हैं, तो समाज में आपने ये चीजें अक्सर नोटिस की होंगी कि अक्सर किसी डिसेबल्ड पर्सन को देख के ऐसा किया जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं तरस खाया जाता है, उस पर रहम किया जाता है, उसको बेचारा बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये एक चीज भी होती है कि क्योंकि इन्होंने शायद कुछ गलत कर्म किए होंगे, भगवान सब कुछ देख रहा होता है और सब एक चीज की सजा मिल रही होती है, तो शायद उस एक चीज की सजा इन्हें मिली है, या फिर इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में जो जिस भी तरह के कर्म किए होंगे उसकी सजा इनको मिल रही है। अक्सर ऐसी चीजें हमको समाज में सुनने को मिलती हैं। एंड द डोमिनेंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन in India therefore looks at disability as essentially a characteristic of the individual. The popular images in mythology portray the disabled in an extremely negative fashion. The very term disabled challenges each of these assumptions. तो वैसे ही हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, कल्चरल कंस्ट्रक्शन इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पर डिसेबिलिटी को एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक की तरह देखा जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो हम उसको उसके मतलब एक तरह से उसका फीचर मान लेते हैं कि ये उसकी विशेषता है। हमारे यहाँ पर अक्सर उसको विशेषता, डिसेबिलिटी को विशेषता मान ली जाती है। अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा उसके अंदर तेज दिमाग होगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती होगी, तो इसको हम नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि नहीं, ये पर्सन पहले ये पर्सन डिसेबल्ड है, फिर उसके बाद में इसकी बुद्धि तेज चलती है। तो हम एक तरह से इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मान लेते हैं डिसेबिलिटी को। और जब अगर आप पुराण वगैरह ग्रंथ में देखेंगे, माइथोलॉजीज में देखेंगे, तो इस तरह की डिसेबिलिटी को, डिसेबिलिटी मतलब हर तरह की डिसेबिलिटी को एक बहुत ही नेगेटिव स्टाइल में दिखाया जाता है। किस तरह से कि आपके पिछले कर्मों में, मतलब आपके पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज जो है आप अपंग हैं या विकलांग हैं या आपको दिव्य अंग प्राप्त है, और आप उसी की सजा जो है भुगत रहे हैं। और ऐसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म हमें पहले के समय में देखने को मिलता था, यानी डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ में बहुत ही अलग व्यवहार होता था जो शायद अच्छा नहीं था। ठीक है, जो एक पर्सन के सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए वो अच्छा नहीं था। टर्म्स सच एज मेंटली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली इम्पेयर्ड केम टू रिप्लेस द मोर ट्राइड नेगेटिव टर्म्स सच एज रिटार्डेड, क्रिपल्ड और लेम। तो इस तरह के जो शब्द, अब क्योंकि अब हम इनके अवेयरनेस की बात करें कि पहले के समय तो ऐसा होता था, लेकिन अब हम धीरे धीरे डिसेबल्ड को लेके जो है एक तरह से बोले कि जागरूक होते जा रहे हैं। तो जिस तरह के टर्म्स पहले यूज किए जाते थे, जैसे जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल के बताया कि डेरोगेटरी टर्म्स यूज करते थे कहीं ना कहीं उस पर्सन को इंसल्ट करने के लिए, ऐसे टर्म्स यूज ना हो इसके लिए हमने मेंटली चैलेंज्ड, जो व्यक्ति अपने दिमाग से थोड़ा सा चैलेंज है, उसको अपना यूज नहीं कर पा रहे हैं अपनी मेंटल एबिलिटीज को, विजुअली इंपेयर्ड हैं, देख नहीं सकते हैं,
नेत्रहीन है, फिजिकली इम्पेयर्ड है, उनकी बॉडी में किसी भी तरह की इम्पेयर्डनेस है, तो ऐसे वर्ड्स फिर हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव फैशन में वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे रिटार्डेड है, क्रिपल्ड है, लेम है, अपंग है, मंद बुद्धि है, इस तरह के वर्ड्स को खत्म करने के लिए, इस तरह के डेरोगेशन को खत्म करने के लिए हमने ऐसे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। The disabled are rendered disabled not because they are biologically disabled but because society renders them so। तो वही एक चीज कि इतना सब रीड करने के बाद, इतना सब समझने के बाद एक चीज आपको भी समझ में आई होगी कि डिसेबल्ड पर्सन डिसेबल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें किसी तरह की डिसेबिलिटी है या वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो तो है, मतलब वो एक चीज है, लेकिन यहाँ समाज ने उसको उतना ज्यादा बना, जितना वो बायोलॉजिकली नहीं है उतना ज्यादा उसको समाज ने एक तरह से अपंग बना दिया है। अब यहाँ एक ब्रेसेंडन की एक डेफिनेशन काइंड ऑफ है या एक टेक्स्ट है, इसमें हम रीड करते हैं। सो वी आर डिसेबल्ड बाय बिल्डिंग्स दैट आर नॉट डिजाइन टू एडमिट अस एंड दस इन टर्न लीड्स टू अ रेंज ऑफ फर्दर डिसेबलमेंट्स रिगार्डिंग आवर एजुकेशन, आवर चांसेस ऑफ गेनिंग एम्प्लॉयमेंट, आवर सोशल लाइव्स एंड सो ऑन। The disablement lies in the construction of society, not in the physical कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो यानी कि अगर हम डिसेबल्ड हैं तो ये चीज जितनी ज्यादा हम फिजिकली नहीं है उतना ज्यादा हमें समाज ने बना दिया है, और इस सामाजिक डिसेबलमेंट की वजह से हम ना ही हमारी शिक्षा को पूरा कर पाते हैं, ना ही हमको अच्छा रोजगार मिल पाता है, ना ही हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के साथ में घुल मिल पाते हैं और अपने सामाजिक जीवन को जी पाते हैं, क्योंकि इस समाज ने हमें उतना ज्यादा अपंग बना दिया है जितना हम खुद नहीं हैं। और जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज ही कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। The social construction of disability has yet another dimension। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही समाज ने अपंग नहीं बनाया है डिसेबल्ड को, और भी इसके वेरियस डायमेंशंस हैं, जैसे कि there is a close relationship between disability and poverty। अब कोई एक पर्सन डिसेबल्ड है और पावर्टी, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा नाता है। गरीबी और विकलांगता या दिव्यांगता, इसके बीच में एक बहुत ही गहरा नाता है। कैसे? माल न्यूट्रिशन, किसी को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको माल न्यूट्रिशन है, और मदर्स वीकेंड बाय फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, किसी को जो है माल न्यूट्रिशन है, कोई माँ है जो बार बार चाइल्ड बर्थ की वजह से उसकी जो है अब हेल्थ में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहें उसकी हेल्थ में इसका अफेक्ट हुआ, उसकी हेल्थ बहुत वीक हो गई है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है बच्चों का, वो इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, वैक्सीन पूरी नहीं मिल रही हैं। एक्सीडेंट्स इन ओवर क्राउडेड होम्स, किसी घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अक्सर किसी ना किसी तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है। ऑल कंट्रीब्यूट टू एन इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटी अमंग पुअर पीपल दैट इज हायर देन अमंग पीपल लिविंग इन ईजियर सर्कमस्टांसेस। तो कहना ये एक चीज चाह रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास में अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, अच्छा घर नहीं है रहने को, बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अच्छा खाने को नहीं है तो कुपोषण हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। कोई महिला है, बार बार चाइल्ड बर्थ की वजह से उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो इस तरह की सिचुएशंस या इस तरह की सिनेरियोस कहाँ देखने को मिलते हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और गरीबी से फिर वो व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं, गरीब हैं, गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग एक ही छोटे से घर में रहते हैं, वहां पर अब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक चीज हो जाए, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो छत से गिरी जाता है, उसका एक पैर टूट गया, तो क्या हो गया? वो पर्सन डिसेबल्ड हो गया ना। तो यहाँ पर गरीबी, डिसेबिलिटी दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है। Furthermore, disability creates and exacerbates poverty by increasing isolation and economic strain, not just for the individual but for the family. There is little doubt that disabled people are among the poorest in poor countries। तो यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि एक पर्सन डिसेबल्ड है, हम इंडिविजुअल डिसेबिलिटी की बात तो कर ही रहे हैं कि पर्सन डिसेबल्ड है, लेकिन ये डिसेबिलिटी और ये पावर्टी सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होती है, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली भी इस एक चीज को भुगत रही होती है, उसका पूरा परिवार इस एक चीज को भुगतता है, और अल्टीमेटली और ज्यादा गरीबी बढ़ती जाती है। और आप देखेंगे, इस चीज को नोटिस करेंगे, तो जितनी ज्यादा गरीब देश होंगे वहां उतने ही ज्यादा डिसेबल्ड पीपल भी होंगे,
ठीक है, जितने ज्यादा गरीब देश होंगे वहां उतने ही ज्यादा डिसेबल्ड पर्संस भी होंगे, आपको मिलेंगे। तो यानी कि डिसेबिलिटी और पावर्टी का एक बहुत गहरा नाता है, और एक पर्सन जितना ज्यादा फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस की वजह से डिसेबल्ड नहीं है उतना ज्यादा उसे समाज ने बना के रखा है। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे क्या है, अप्रोच अडॉप्टेड फॉर द डिसेबल्ड इन सेंसस 2011। अब जरूरत समझ में आने लगी थी कि हमें जो है डिसेबल्ड पर्संस के लिए भी वेलफेयर स्कीम्स लाने की जरूरत है, उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है, बिकॉज दे आर डिफरेंटली एबल्ड। वो एक चीज अलग है कि समाज ने उन्हें और ज्यादा डिसेबल्ड बना रखा है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब जरूरत है कि हम डिसेबल्ड पर्संस की तरफ भी ध्यान दें। तो सेंसस 2011 में क्या होता है, Information on disability was collected during the population enumeration phase of census 2011 through household schedule। सेंसस हमने पढ़े थे, तो जब सेंसस हुआ 2011 का, तो यहाँ पर हाउसहोल्ड शेड्यूल में जो मतलब पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि नेम क्या है, सेक्स क्या है, जॉब क्या करते हैं, कितने लोग घर में रहते हैं, तो उसी में डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई डिसेबल्ड पर्संस को लेके हर एक हाउसहोल्ड से। Enumerators were instructed to contact the disabled person in the household besides the respondent to collect information। अब जो लोग ये डेटा कलेक्ट कर रहे थे उन्हें ये कहा गया कि आप इंफॉर्मेशन खुद डिसेबल्ड पर्संस से जाके लीजिए, तो आपको ट्रू डेटा मिलेगा, क्योंकि जो डिसेबल्ड हैं वो ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आप उनसे डेटा लीजिए हर एक लेवल पर किस तरह कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन या क्या फैसिलिटीज उनको है, किस एक चीज की जरूरत है। सेंसस से पूरे प्लान से स्कीम्स बनाई जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं, तो यहां से ये एक चीज पता चलेगी, जब आप डिसेबल्ड से पूछेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अटेम्प्ट वाज मेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन 8 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एज अगेंस्ट 5 इन सेंसस 2001 का जो सेंसस हुआ था वहां पर 5 तरह की डिसेबिलिटीज को कंसीडर किया गया था। 2011 के सेंसस में 8 तरह की डिसेबिलिटीज को कंसीडर किया था और इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। स्पेशल एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव द कवरेज विच इंक्लूडेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू द एन्यूमरेटर्स एंड पब्लिकली मेजर्स। तो जो है इसी सेंसस में स्पेशल एफर्ट्स मतलब ज्यादा एफर्ट्स दिए गए थे कि हम एन्यूमरेटर्स को ट्रेन करेंगे, उन्हें सिखाएंगे किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है डिसेबल्ड पर्संस के लिए, किस तरह से उनको मतलब कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, ये उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, और पब्लिकली क्या मेजर्स आपको अपनाने हैं, ये सारा कुछ सेंसस 2011 में जो है इस तरह का स्टेप उठाया गया था। नाउ सिग्निफिकेंटली एफर्ट्स टू रिड्रेस द सिचुएशन हैव कम फ्रॉम द डिसेबल्ड देमसेल्व्स। और ये सरकार ने तो कदम उठाया ही था, पर इसके साथ साथ डिसेबल्ड पर्संस ने भी अपनी आवाज उठाना स्टार्ट कर दी थी कि भाई अब आपको हमारी तरफ भी देखने की जरूरत है। ओके, It is only recently with the efforts of the disabled themselves that some awareness is building in the society on the need to rethink disability। और ये disabled persons के ही efforts हैं जिसकी वजह से आज समाज में हमें इस चीज की जरूरत समझ में आती है कि disabled persons के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि इसका इनिशिएटिव किसने लिया, खुद डिसेबल्ड पर्संस ने। जैसे वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए, जब हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ा, उनका स्ट्रगल पढ़ा, तो हमने देखा किस तरह से राजा राम मोहन रॉय उसमें आगे आए। वो वुमेन नहीं थे, वो मेल थे, लेकिन फिर भी रिफॉर्मर्स आगे आते गए। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है वो डिसेबल्ड खुद कर रहे हैं। वो डिसेबल्ड पर्सन जो है वो खुद एक उस चीज को बता रहे हैं कि अब हमें जरूरत है आपकी हेल्प की। ठीक है, हम बेचारे नहीं हैं, हम डिफरेंटली एबल्ड हैं, और उस अकॉर्डिंग आप हमको जो है हमारी जरूरतों की पूर्ति करिए, हमारी डिमांड्स को फुलफिल करिए। और उन्हीं के एफर्ट्स से आज हम समाज में उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। वरना ऐसा सोचा जाता था ठीक है डिसेबल्ड हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जो हमने देखे कि किस तरह के सोशल परसेप्शंस होते हैं, पब्लिक परसेप्शंस होते हैं डिसेबल्ड पीपल्स को लेके, रिकॉग्निशन ऑफ डिसेबिलिटी इज एब्सेंट फ्रॉम वाइडर एजुकेशनल डिस्कोर्सेस। अब सिर्फ इतना ही नहीं, डिसेबल्ड के लिए आवाज उठाना तो स्टार्ट किया। जैसा मैंने आपको बताया कि डिसेबल्ड का जो इशू है वो हमने अभी अभी उठाना स्टार्ट किया है, पहले से ऐसा नहीं होता था, वो बहुत रिसेंटली उस को लेके स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अभी बहुत से चेंजेस लाने की जरूरत है। स्पेसिफिकली एजुकेशनल सिस्टम की हम बात करें तो आज के समय की देखें, दिस इज एविडेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस विद इन द एजुकेशनल सिस्टम दैट कंटिन्यू टू मार्जिनलाइज द इशू ऑफ डिसेबिलिटी बाय मेंटेनिंग 2 सेपरेट स्ट्रीम्स, वन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड वन फॉर एवरीवन एल्स।
जैसा पहले के समय से चलता हुआ आ रहा था कि दो स्ट्रीम्स थी, एक एजुकेशन सिस्टम है जहां पर जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें पढ़ाया जाता है, उनके लिए अलग तरह के मोड्स अपनाए जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, और एक है जहां पर नॉर्मल पीपल पढ़ रहे हैं जाके। तो ये कहा जा रहा है कि इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा चेंज नहीं आ रहा है, हम कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं ला रहे हैं कि डिसेबल्ड पर्सन को नॉर्मल पर्सन के साथ में मिक्सअप करके फिर वो उस चीज को पढ़ें, उस चीज को समझें। तो यानी अब भी ढेर सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है एजुकेशन की। अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा आज के समय में देखें, आज के इंडियन कंटेक्स्ट की हम बात करें तो आज 5 से 14 साल की एज के बीच के जो बच्चे हैं उसमें से करीब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आज भी स्कूल्स नहीं जा पा रही। विलेजेस में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो जब नॉर्मल पर्सन ही अभी उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि जा पा रहे हैं, तो डिसेबल्ड के क्या सिचुएशन होगी, ये इस चीज का हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जरूरत किस एक चीज की है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स आए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके जागरूकता होगी। जब जागरूकता होगी तो अब अपने आप वेलफेयर स्कीम्स भी आएंगी, अपने आप प्लान्स भी आएंगे, पॉलिसीज भी आएंगी। लेकिन जैसा अभी तक हमने देखा चैप्टर 5 में हमने ढेर सारी मूवमेंट्स देखी। हमने जो है अनटचेबल्स या दलित्स को लेके देखा, आदिवासीज को लेके देखा, वुमेन्स को लेके देखा, डिसेबल्ड की भी हमने बात कर ली। सभी में एक चीज हमने देखी कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं कर सकता, कानून सब कुछ नहीं बदल सकता है। कौन बदलेंगे, जब सोशल मूवमेंट्स होंगी, जब समाज उस एक चीज के लेके जागरूक होगा, जब समाज आवाज उठाएगा, तभी चीजें बदलेंगी, तभी बदलाव आएगा। और सिर्फ ये 4 कैटेगरीज ही नहीं है जिनके साथ में समाज में डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन होता है, और भी ऐसी ढेर सारी कैटेगरीज हैं। मतलब कास्ट की हम बात तो पहले से ही कर रहे हैं, जेंडर की भी हम कर रहे हैं, लेकिन क्लास बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पर, रिलीजन हमारे यहाँ जितनी ज्यादा हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है रिलीजन को लेकर, उतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हैं, उतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, उतना ज्यादा एक्सक्लूजन भी है। तो किस तरह का समाज में रिलीजन्स को लेके, क्लास को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। चैप्टर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या थीम्स क्या दी गई हैं आपको, कि हर एक चीज को लेके अब आप अवेयर हो गए होंगे, चाहे डिसेबल्ड हो, यहाँ पर आप वुमेन्स को लेके, दलित्स को लेके, ट्राइबल्स को लेके, ये तो आप पढ़ ही रहे थे, मतलब आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन डिसेबल्ड पर्संस को लेके एक जो डिमांड उठती है समाज में, वो एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इनको लेके जागरूक होने की बहुत जरूरत है। अच्छा, अब सारी चीजें पढ़ तो ली हैं आपने, दलित पर्सपेक्टिव भी पढ़ लिया है आपने, ट्राइबल्स को लेके भी पढ़ लिया है, वुमेन्स को लेके भी पढ़ लिया है, डिसेबल्ड को लेके भी पढ़ लिया है, पढ़ सब लिया है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीजें जानी है उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, कि हमें किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन समाज में नहीं करना है, कौन से बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन होंगे जो हमें समाज में नहीं करने चाहिए। ठीक है, किस तरह की एट्रोसिटीज नहीं करना चाहिए, लोगों को इंसल्टिंग फील नहीं करवाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, ट्राइब, और ईदर दे आर डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ से सीख रहे हो, समाज के बारे में तो समझ ही रहे हो, चीजों को सीख भी रहे हो, उसे लाइफ में भी इंप्लीमेंट करो, क्योंकि हम सभी एक समाज में रहते हैं, एक समाज का हिस्सा है। जजमेंटल ना बने चीजों को लेके। ठीक है, जैसे हमने प्रिजुडाइसिस पढ़े, स्टीरियोटाइप्स पढ़े, तो जजमेंटल ना हो चीजों को लेके, मन में कोई एक विचार बना के ना रख लें किसी के बारे में। जिस समाज में रहते हैं उसमें आपस में एक तरह से कहते हैं ना कि आपस में एकजुट होकर रहें, सबके बारे में, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि सबके बारे में अच्छी सोच रखें, तभी आपका समाज विकास कर पाएगा। और जब समाज, आप लोगों का विकास होगा, हम लोगों का विकास होगा, तो अल्टीमेटली समाज भी विकास करेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के नाम पे किस तरह से आदिवासियों का जीवन तहस नहस हुआ ये हमने पढ़ा, लेकिन अब हमें इस पिक्चर को चेंज करना है। आई होप कोई डाउट्स नहीं होंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बट स्टिल कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेटब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी क्लासेस की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, आप क्लास 12th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास 12th से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे और भी वीडियोस हैं। सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th सोशियोलॉजी पढ़ना है, तो आप सोशियोलॉजी पे वॉच नाउ करेंगे। जैसे ही करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ आ जाएंगे, आपके बुक्स के टाइटल्स आ जाएंगे, चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन।
अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए, ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की। सो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।